नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कि आखिर प्रोस्टेट कैंसर किस तरह होता है, क्या वजह और किस तरह उससे निजात पाई जा सकती है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीके बिरला हॉस्पिटल में यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपने कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में व्याख्यान दिया है, चर्चा की है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर को समझने से पहले अपन बात समझे प्रोस्टेट होता क्या है जी। क्योंकि ये सिंपल ऑर्गन नहीं है जो बाहर से दिखता हो। पेशाब की थैली के नीचे अखरोट नुमा अराउंड 20 ग्राम का एक ग्लैंड होती है जिसका यंग एज में सीमन में इसका हेल्प होती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ इसमें प्रोस्टेट की कई प्रकार की बीमारियां भी आ सकती है क्योंकि पेशाब का रास्ता इसके बीच से जाता है। तो इसमें जो भी लक्षण आते हैं वो पेशाब संबंधी आते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली ओल्ड एज का कैंसर होता है, यूजुअली 50-55 साल के बाद शुरू होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ती जाती है। कितना आम है प्रोस्टेट कैंसर, क्या स्थिति है, किस कंडीशन में? जी देखिए, अपन बात करें प्रोस्टेट कैंसर की, अपने को ये नई चीज़ लग रही है, लेकिन इन जनरल अपन सब कैंसर्स में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट इंसिडेंस है। फर्स्ट लंग के बाद सबसे ज़्यादा कैंसर प्रोस्टेट पाया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर का जो मेन जो लक्षण होते हैं जिनसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, तो यूरिन में जैसे थोड़ा धीरे धीरे आना, रुक रुक कर आना, खून आना, इस प्रकार के लक्षण जब ओल्ड एज में होते हैं, साथ में बोन पेन हो, जोड़ों में दर्द हो, इस प्रकार के लक्षण होते हैं, तो इसमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। अच्छा, कितने प्रकार में इसको डाइवर्ट किया गया है, कितने प्रकार इसके होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा होता है। इसके अलावा न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर्स भी प्रोस्टेट में पाए जाते हैं और लियोमायमा भी प्रोस्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन इन जनरल अपन बात करें तो 99% कैंसर एडिनोकार्सिनोमा होते हैं। एडिनोकार्सिनोमा में अपन अलग अलग वेराइटीज़ इसमें पाई जाती है। इसमें एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ग्लीसन ग्रेडिंग सिस्टम, जिसको अपन सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझें तो जो सीवियरिटी होती है कैंसर की, जिसको अपन एग्रेशन बोलते हैं, तो 2 से लेकर 10 तक का स्कोर होता है। 2 वाला ऐसा कैंसर होता है वो कैंसर उस पेशेंट को कभी नहीं मारेगा, और 10 वाला ऐसा कैंसर कि जो बहुत एग्रेसिव होता है, एनाप्लास्टिक टाइप की सेल्स होती है, जो तुरंत फैल सकता है, विद इन मंथ्स पेशेंट को मार सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब आप इसकी स्टेज बता रहे हैं कि किस हद तक ये नुकसानदायक हो सकता है, जान भी जा सकती है बहुत जल्दी अगर ग्रोथ करता है। तो सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, किस तरह के सिम्टम्स इसके होते हैं, कैसे पहचान की जाए? देखिए, सिम्टम्स में अपन बात करें तो यूजुअली पेशाब संबंधित तकलीफ होती है कि रात को उठना पड़ता है, बार बार पेशाब आता है, पेशाब की धार नहीं बन पाती, रुक रुक कर पेशाब होता है, पेशाब में खून आता है, जोड़ों में दर्द होता है, बोन में पेन होता है, कई बार लिथार्जी जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज वीकनेस, कि आपकी कोई इच्छा नहीं होती काम करने की। इस प्रकार के लक्षण एजिंग पॉपुलेशन में, बढ़ती हुई उम्र में यदि मिलते हैं तो अपन इसमें प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण मान सकते हैं। दूसरा, आजकल बहुत कॉमन हो गया है हेल्थ चेकअप्स। तो हेल्थ चेकअप्स जब भी अपन करवाएं तो उसमें PSA एक टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो आपको अर्लीस्ट पॉसिबल प्रोस्टेट कैंसर का पता कर सकता है। तो जब भी अपन हेल्थ चेकअप करवाएं, मेरी सभी दर्शकों से अनुरोध है कि उसके लिए ओल्ड एज वाले, खासतौर से 50 के बाद वाले उम्र वाले जो लोग हैं, वो PSA टेस्ट करवाने की रिक्वेस्ट जरूर करें। डॉक्टर साहब, PSA की आप बात कर रहे हैं, किस तरह का होता है PSA, कितना इसका खर्चा होता है अगर जांच करवाएं तो एक आम पेशेंट के लिए? बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर को अपन जल्दी पकड़ें और उसको सही समय पे निजात दिलाएं तो ये प्रोस्टेट कैंसर क्योरेबल हो सकता है। और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो होता है PSA का होता है। इसका अपन डाटा एनालाइज करें जैसे वेस्ट में और इंडिया में, तो वेस्ट में आज की तारीख में प्रोस्टेट कैंसर से मोर्टलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर है। उसका रीज़न है कि वो PSA स्क्रीनिंग बोलते हैं हम उसको। PSA स्क्रीनिंग इन जनरल सब जगह होती है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, सब जगह PSA स्क्रीनिंग होती है। अपने यहाँ PSA स्क्रीनिंग नहीं होती है। PSA से अपन जल्दी, जैसे नॉर्मल रेंज इसकी 4 का मानते हैं, यदि 4 से बढ़ा हुआ आता है तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से संपर्क करें
उसकी जांच करें और प्रोस्टेट को अर्ली स्टेज में अपन पकड़ पाएँ तो अपन उसको ठीक कर सकते हैं। पीएसए जो होता है वो प्रोस्टेट से सिक्रेट होता है सिर्फ, उसके बढ़ने के कई कारण होते हैं। उसमें एक कैंसर है, प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है। कई बार बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक बीमारी होती है जो ओल्ड एज में बहुत कॉमन है, वो कैंसर नहीं होता है लेकिन प्रोस्टेट का बढ़ना उसमें बहुत कॉमन होता है। वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, मेल पॉपुलेशन को, तो उसमें भी पीएसए बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि पीएसए बढ़ गया तो अपने कैंसर ही होगा। कई बार ये डर बहुत लोगों के दिमाग में बैठता है कि जैसे ही पीएसए बढ़ गया तो अपने को लगता है कि यार ये तो कैंसर हो गया। नहीं, सिर्फ पीएसए बढ़ने से अपने कैंसर नहीं डायग्नोसिस होता है। पीएसए बढ़ने के 3-4 जो कारण अपन ने अभी डिस्कस किए हैं और उसको अपन और डिटेल में पता करते हैं तो अपन प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ पाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की बात हम कर रहे हैं, देखा जाए तो ये पुरुष में, मेल में दूसरा बड़ा कैंसर माना जाता है। थोड़ा सा डिटेल में बताएं इसके बारे में कि क्या फर्स्ट पे किसको माना जाता है और सेकंड में ये है तो किस तरह की स्थिति प्रोस्टेट कैंसर की होती है। जी हाँ, देखिए जैसे अपन इसको मैं ब्रॉडली अपन डिवाइड करें तो जैसे मोस्टली अपन पीएसए स्क्रीनिंग से जैसे कैंसर पकड़ में आया। प्रोस्टेट कैंसर पकड़ने के लिए क्या करना होता है, जैसे पीएसए बढ़ा हुआ, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा। एग्जामिन में क्या करते हैं, प्रोस्टेट को फील करके देखते हैं। तो उसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एक टेस्ट होता है जिसमें प्रोस्टेट को फील करके देखते हैं। जिसमें डॉक्टर को हार्ड नोड्यूल फील हो रही है, हार्डनेस आ रही है प्रोस्टेट में, उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी रबरी होती है, और यदि इसमें कोई हार्ड नोड्यूल फील हो रहा है तो इसका मतलब कैंसर का इंडिकेटर हो सकता है। तो ऐसे में प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में यदि कैंसर आता है तो फिर उसको स्टेज करते हैं, क्योंकि जैसा अपन सब जानते हैं किसी भी कैंसर में स्टेज की बहुत बड़ी महत्व होती है। तो स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक प्रोस्टेट कैंसर में होता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 जो कि प्रोस्टेट कन्फाइंड डिजीज बोलते हैं उसको, स्टेज 1 में एक ही लोब में होता है, स्टेज 2 में दोनों लोब में हो जाता है। स्टेज 3 में आसपास फैलना चालू होता है कि थोड़ा बहुत। कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज होती है जी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? वही बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट स्टेज में प्रोस्टेट के अंदर होता है कैंसर, तो स्टेज 1 जो होता है जो प्रोस्टेट के एक ही लोब में होता है, और स्टेज 2 में दोनों लोब में हो जाता है। स्टेज 3 की अपन बात करें तो प्रोस्टेट से बाहर निकल के आसपास के ऑर्गन्स लाइक सेमिनल वेसिकल, ब्लैडर, रेक्टम इसमें इन्वेट करने लगता है। और स्टेज 4 में इस कैंसर की सबसे बड़ा प्रोपेंसिटी जो मेटास्टेसिस की जहाँ जाने की संभावनाएं होती है, फैलने की जो संभावनाएं होती है, सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें, वो बोन्स में होती है। तो जब ये कैंसर प्रोस्टेट और लोकल एरिया से निकल के बोन में, लिम्फ नोड में या लीवर में चला जाता है तो उसको स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। कहाँ कहाँ तक फैल सकता है प्रोस्टेट से ये कैंसर? किन किन बॉडी पार्ट्स को प्रभावित करता है? देखिए स्टेज 3 और 4 में फैलना शुरू होता है तो आसपास सबसे नियरेस्ट ऑर्गन क्या है? ब्लैडर। तो ब्लैडर में फैल सकता है, सेमिनल वेसिकल उसमें फैल सकता है, आसपास की लिम्फ नोड्स में फैल सकता है, बोन में जाता है, लीवर में जाता है, लंग में जा सकता है, और इवन लेट स्टेज में ब्रेन में और पेनिस में भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि अपने को किस स्टेज में अपन कैंसर को पकड़ते हैं, उसके हिसाब से अपने को ये स्प्रेड मिल सकता है। इसके लिए मरीजों को पीएसए टेस्ट करवाना जरूरी होता है। किस तरह का टेस्ट है, क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए पीएसए टेस्ट सिंपल ब्लड का एक टेस्ट है जिसमें किसी भी जांच के लिए अपन ब्लड दे रहे हो, यदि अपन पैथोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट करें तो पीएसए टेस्ट उससे भी हो सकता है। बहुत कॉस्टली टेस्ट नहीं है, मुश्किल से 400 से 500 रुपये में ये टेस्ट हो जाता है। बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है। एक अपन बात करें कि जिन लोगों के घर में पहले से ही फैमिली में किसी को कैंसर प्रोस्टेट हो रखा है, जैसे फादर को या ब्रदर को, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे लोगों को पीएसए स्क्रीनिंग 45 साल की उम्र से शुरू करनी चाहिए। बाकी सब लोग इन जनरल 50 से 55 साल के बीच में एक बार पीएसए टेस्ट करवा लें। यदि पीएसए 4 से बढ़ा हुआ आता है तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। 4 से कम होता है तो आप रिलैक्स हो सकते हैं कि चांसेस प्रोस्टेट कैंसर के होने के काफ़ी कम है। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि फैमिली में पेरेंट्स को अगर किसी को है तो फिर बच्चों में भी होने के चांस बन जाते हैं। क्या जेनेटिक बीमारी इसको कहा जा सकता है? इस तरह भी ये बढ़ता है? नहीं, जेनेटिक नहीं बोलेंगे, ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ होती है। ऑलमोस्ट जितने भी कैंसर प्रोस्टेट होते हैं उनमें 10% के आसपास हेरिडिट्रिकल हो सकते हैं। इसमें सर्टेन जीन्स होते हैं जो ब्राका जीन्स हैं, जो कैंसर ब्रेस्ट को भी करता है, कोलोरेक्टल कैंसर्स को भी करते हैं, वो जीन्स इसमें भी रोल प्ले करता है। दूसरा,
जब अपने ब्रदर को या फादर को किसी को हो तो नॉर्मल पॉपुलेशन से आप में कैंसर होने की संभावना 2 गुना बढ़ जाती है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अपनी फैमिली में यदि है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस अपन और किन किन लोगों में ये कैंसर ज़्यादा मिलता है, तो ब्लैक पॉपुलेशन जो होती है, अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है, स्मोकर्स में ज़्यादा पाया जाता है, क्रॉनिक प्रोस्टेट के इन्फेक्शन जो होते हैं उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसा कि अपन ने शुरू से बात करी कि एजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट कैंसर के होने की संभावनाएं बढ़ती जाती है। एक स्टडी में ये पाया गया कि ऑलमोस्ट 80 ईयर्स की एज में 50% लोगों में ये प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। ये ऑटोप्सी स्टडी है, मतलब इसको इस तरीके से नहीं लें कि हर एक में डिजीज़ हो गई है। ऑटोप्सी का मतलब जो डेथ होने के बाद अपन एनालाइज करते हैं बॉडी का, उसमें मिलता है कि 50% में आना शुरू हो जाता है। लेकिन बड़ा रिस्की रेशियो है ये भी अगर देखा जाए जी, 50% अप्रोक्स मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ देखा जाए तो जो प्रोस्टेट कैंसर है वो एक एज फैक्टर के बाद जाके होता है, सीनियर सिटीजन्स में जाके होता है। अगर देखा जाए अंडर 45 में इसका रेशियो तो कितना रेशियो निकल कर आता है? देखिए लेस देन 45 ईयर्स में बहुत कम इंसिडेंस मिलते हैं, लेस देन 1% कहूँगा मैं। वो भी आप क्लियर कट देखें तो फैमिली वालों में जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, या अफ्रीकन अमेरिकन्स में मिलता है, या जिनके जेनेटिक कैंसर्स के लिए ससेप्टेबिलिटी होती है उन लोगों में मिलता है जेनेटिक कैंसर्स के लिए। तो ये तो इम्पोर्टेंट कॉज हो गया अपना, जिनमें अपने को ये कैंसर मिलने की संभावना हो सकती है। आप देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं किस तरह का रिस्क फैक्टर है प्रोस्टेट कैंसर का? देखिए प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क फैक्टर की बात करें अपन तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है एजिंग है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, मोटापा जिसको अपन कहते हैं, डाइट जैसे स्पेशली जो फैटी डाइट अपन जो लेते हैं वो जंक फूड्स हैं, ये रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करना अपने आप में रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री में यदि फादर को या ब्रदर को किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो वो रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है। जेनेटिक कैंसर्स कुछ जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, लंग कैंसर होता है, कोलन कैंसर होता है, उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, प्रोस्टेट का क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, रिकरेंट इन्फेक्शंस जो होते हैं प्रोस्टेट के, वो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो रिस्क फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, रिस्क पूरा हमने देख लिया, किस एज में कैसे कैसे होता है वो तमाम हमारे दर्शकों को बताया। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। किस तरह इसका ट्रीटमेंट होता है, किन किन डिजीज पर किन किन फैक्टर्स की जांचें होती है, किस तरह की जांच, पूरा इसका एक बार बताएं आप, थोड़ा सा ठीक एक्सप्लेन करें इसको। जी देखिए, सबसे पहले कोई भी डिजीज का सस्पिशन होता है, संभावनाएं होती है जी, तो पेशेंट आपके पास डाउट लेके आता है, सिम्टम्स लेके आता है, या पीएसए टेस्ट लेके आया कि डॉक्टर साहब मेरा पीएसए 4 से बढ़ा हुआ है जी, तो उस केस में हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़, इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है, प्रोस्टेट को एग्जामिन करके देखते हैं। फिर उसके बाद बायोप्सी होती है। प्रोस्टेट की बायोप्सी अपन बोलते हैं कि प्रोस्टेट में से कुछ टुकड़े निकाल के, यूजुअली 12 टुकड़े निकाल के अपन जांच के लिए भिजवाते हैं। ये लेटेंट के रास्ते से होती है, ट्रांसरेक्टल प्रोस्टेट बायोप्सी बोलते हैं इसको।
एक बहुत कॉमन मिथ है, मेरे से कई पेशेंट इनवेरेबली पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसको छेड़ दिया तो क्या होगा, कि छेड़ने से फैल जाएगा। मेरे सभी दर्शकों से ये कहना है कि कोई भी प्रोस्टेट कैंसर का आज तक जो भी इलाज हुआ बिना बायोप्सी के नहीं हुआ है। अपन ने जो भी सक्सेस पाई है ह्यूमन काइंड ने, जो प्रोस्टेट पे कंट्रोल पाए, जो कैंसर पे विजय पाई है, वो बायोप्सी के थ्रू ही पाई है। बहुत बड़ा मिथ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसीलिए मैं इस पे एम्फेसाइज करके बोलना चाह रहा हूँ कि बायोप्सी करने से, किसी भी कैंसर में बायोप्सी करने से कोई नुकसान नहीं होता। कुछ एक कैंसर है जिसके लिए डॉक्टर आपको अपने आप बता देंगे जब बायोप्सी मना है। तो इसमें बायोप्सी करने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें कैंसर है या नहीं है। यदि कैंसर पाया जाता है तो अपने को स्टेज करना रहेगा, जैसे कोई भी कैंसर होता है। तो स्टेजिंग के लिए अपने पास MRI एक टेस्ट होता है जिसमें MP-MRI, मल्टी पैरामेट्रिक MRI ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं, जिसमें हमें प्रोस्टेट की डिटेल एनाटॉमी पता चलती है। और इसी में आजकल कुछ ग्रेडिंग सिस्टम भी आए जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कितनी संभावना है प्रोस्टेट कैंसर होने की और आसपास के एरिया में फैला हुआ तो नहीं है। एक टेस्ट होता है PSA में PET CT। PET CT बहुत कॉमन सुना हुआ है अपने कि कोई भी कैंसर होता है PET CT करवाना है। तो PET CT के अलावा इसमें जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन PET CT होता है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। लेकिन मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो PET CT करवा के आ जाते हैं और मैं बोलता हूँ कि PSA में PET CT करवाना, तो उनको भी लगता है कि डॉक्टर साहब ये दोबारा क्यों पेट करवा रहे हो, आप पहले तो लेके आए। प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA में PET CT इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोस स्टेजिंग। तो स्टेज का पता अपने को PSA में PET CT से चलता है। इसके अलावा जो, क्योंकि ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं तो बाकी सारी जांचें भी करके देखते हैं, हार्ट कैसा है, चेस्ट कैसा उनका, हीमोग्लोबिन कैसा है, किडनी कैसा काम कर रही है, डायबिटीज़ तो नहीं, ये सारे असेसमेंट करते हैं। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद अपन ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ किसी भी बीमारी को लेकर पेशेंट जो है पैसे को लेकर भी थोड़ा सा घबराता है कि, और जिसमें कैंसर का जहाँ नाम आ जाता है तो बहुत बड़ा खर्चा होने का एक डर उन्हें सताता है। तो शॉर्ट में, क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल्स की अलग अलग जो जांच केंद्र अलग अलग रेट्स होती है उनकी, लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि अप्रोक्स किस तरह की जांचें होती है, कितना खर्चा उन जांचों का होता है। देखिए, अपन बात करें PSA की तो 400 से 500 रुपये का जांच होती है। MRI आज की तारीख में अपन देखें तो सरकारी अस्पताल में भी होती है, कई प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं जिनमें फ्री होती है जी। तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में पैसे की वजह से किसी का इलाज रह सकता है। MRI इन जनरल 8 से 10 हज़ार रुपये की जांच होती है। PSA में PET CT रफली 20 से 1,000 रुपये की जांच होती है। तो ये सारी जांचों के अलग अलग कॉस्ट हैं। लेकिन आज अपने जिस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है कि आप फ्री में भी, कोई पेशेंट पुअर है तो फ्री में अपना मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में करवा सकते हैं। एफ्लुएंट है तो प्राइवेट में जाके करवा सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का और उस सहूलियत का डिफरेंस आ सकता है। बाकी मुझे लगता है कि आज की तारीख में राजस्थान की जनता को हर प्रकार की सुविधा राजस्थान में उपलब्ध है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, रिस्क की हमने बात की, जांचों की हमने बात की, किस किस तरह की स्टेज इसमें होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे जो पेशेंट है, अगर कोई इसके सिम्टम्स अगर किसी को नज़र आते हैं तो बचाव की बात करेंगे कि अगर ये बीमारी ना हो। हालांकि आप बता रहे हैं कि जो यंगेस्ट जो है उन लोगों में इसके चांस बहुत कम है, यूथ में बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपने लाइफ स्टाइल में किस तरह का बदलाव किया जाए, किस तरह की लाइफ स्टाइल रखी जाए कि इन फ्यूचर भी इस तरह के कोई चांस ना हो। देखो, इसके चांस को कम करना प्रैक्टिकली अपन ने जो डिस्कस किया उससे सबको पता चल रहा हो कि पॉसिबल नहीं है जी। लेकिन अपन इसको कम कर सकते हैं, वो है हेल्दी लाइफस्टाइल से। कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस के साथ जो आई है इंडिया में भी बहुत कॉमन हो गया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं। इससे पहले नहीं होती थी, ये अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से है। तो पहली चीज़, सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़नी है। WHO की तरफ से रिकमेंडेशन है कि मिनिमम ओल्ड एज में भी वीक में 300 मिनट्स तक की एक्सरसाइज करनी चाहिए, विग्रस टू मॉडरेट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। उसमें अपन सिंपल बात करें तो ब्रिस्क वॉक एक मॉडरेट एक्सरसाइज है, ओल्ड एज वालों को भी करनी चाहिए। डाइट का ध्यान रखने की अपन बात करें तो फैटी डाइट कम लेनी है, फाइबर वाली डाइट ज़्यादा लेनी है। इसमें ल्यूकोपिन रिच जो रंगीन जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे टमाटर है, गाजर है, डिफरेंट कलर वाले फ्रूट्स हैं, ल्यूकोपिन रिच जो फ्रूट्स होते हैं, वो आप लेंगे तो कैंसर प्रोस्टेट होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो तीसरा, स्मोकिंग छोड़नी है, ठीक है ना। और कोई भी इन्फेक्शन हो तो तुरंत उसको ट्रीट करवाना चाहिए। तो इस प्रकार की बेसिक चीज़ें जो अपन
किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। उनके लिए अपन जो काम में लेते हैं वो प्रोस्टेट कैंसर में भी काम में कुछ आता है। हल्का फुल्का अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके, कुछ खान पान में बदलाव करके संभवतः इससे बचने का प्रयास किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बचने का प्रयास भी आपने बताया, अगर इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो प्रोस्टेट कैंसर क्या इससे पहले कोई और बीमारी इस तरह की होती है कि उससे ये महसूस किया जा सके कि अब अगर ये हो गई तो इसके भी प्रोस्टेट कैंसर होने के भी चांस बनते हैं? इस तरह का कुछ सिम्टम्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही क्लोजली मिमिकिंग एक डिजीज बहुत कॉमन होती है, वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। कई लोग ये मेरे से प्रश्न पूछते हैं बीपीएच वाले, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 50% जो मेल पॉपुलेशन है उसमें बीपीएच वाले सिम्टम्स होते हैं। उन लोगों में ये दिमाग में आता है कि बीपीएच है तो कहीं ये कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है, बीपीएच कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। कैंसर पेरिफेरल जोन में प्रोस्टेट के बाहर वाले पार्ट में पैदा होता है और बीपीएच अंदर वाले पार्ट में। तो दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, सिम्टम्स दोनों एक जैसे पैदा करती, लेकिन एक से दूसरे में कन्वर्ट नहीं होती है। क्या संदेश, क्या मैसेज हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि पूरा ऑल ओवर इससे बचें, अगर हो जाता है तो घबराएं नहीं, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जैसा अपन ने इसमें बात पूरी डिटेल में करी है, स्टेज 1-2 में अपन पकड़ पाते हैं तो इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में सर्जरी भी है जो रोबोटिक पद्धति से आजकल करते हैं, जिसमें मिनिमल इन्वेजिव मेथड से आप कम से कम ट्रॉमा करके पेन, मिनिमम पेन के साथ प्रोस्टेट को हम निकाल लेते हैं और प्रोस्टेट को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, इसमें रेडियोथेरेपी भी हो सकती है, किरणों से सेक करके अपन इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ जो है, मेरे दर्शकों से यही कहना है कि इसको पीएसए टेस्ट करवा के जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। लोअर स्टेज में इसको ट्रीट करेंगे तो जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आज अपन देखें तो 80% पॉपुलेशन हमारे पास जो आती है कैंसर डायग्नोसिस करके, वो मेटास्टेटिक डिजीज़ आती है। उसका रीज़न सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। अपन पीएसए टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो पीएसए टेस्ट समय के साथ 50 साल की उम्र में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। स्टेज 3 और स्टेज 4 के डिजीज़ ट्रीटमेंट की अपन बात करें, स्टेज 3 में कॉम्बिनेशन देते हैं हम लोग, हार्मोनल ट्रीटमेंट प्लस रेडियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन या सर्जरी का कॉम्बिनेशन। तो उसमें भी हम जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस 50% ही मिलती है। और जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन हमारे पास आता है स्टेज 4 वाला, जिनमें बोन में स्प्रेड हो चुका है, तो उन लोगों के लिए हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं और इनकी लाइफ को अपन पेन फ्री कंफर्टेबल लाइफ करने का प्रयास होता है। जड़ से अपन स्टेज 4 में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इनकी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अपन 3-4 साल, 5 साल, 7 साल तक अपन इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं विद डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़। तो मेरी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है, सलाह है, गुजारिश है कि रेगुलर पीएसए चेक करवाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फ्रूट्स वेजिटेबल पर डाइट में ज़्यादा जोर रखें, वसा युक्त खाना, तेल, चिकनाई, मीट वगैरह ये कम लें जो आपको, और स्मोकिंग को छोड़ें। और इसी के साथ आप कैंसर प्रोस्टेट पर विजय पा सकते हैं, कैंसर प्रोस्टेट को प्रिवेंट कर सकते हैं। जय हिंद। डॉक्टर साहब, एक और मेरा अंतिम प्रश्न इसे कह सकते हैं आप कि खान पान को लेकर आपने बताया, खान पान किस तरह का खान पान रखना चाहिए, किस तरह के बचाव किया जा सकते हैं। पहनावे को लेकर भी क्या कोई इस तरह का आप संदेश देंगे कि किस तरह का पहनावा हो कि जो प्रोटेस्ट कंफर्ट जोन रहे, मतलब इस तरह के कई सारे मिथ है आज दर्शकों में। तो क्या पहनावे के लेकर भी आप कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि कोई पहनावे की वजह से भी इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है? प्रोस्टेट कैंसर ना हो, इससे संबंधित, इससे जुड़ी हुई किसी तरह की कोई और बीमारी हो? देखिए, कुछ नॉट रिलेटेड टू प्रोस्टेट कैंसर, जो पहनावा से रिलेटेड जो होती है वो है वेरिकोसील और स्क्रोटल पेन वगैरह जो है ना, उसमें क्या होता है, टाइट जो गारमेंट्स पहनते हैं, स्पेशली जीन्स पहनते हैं, जो मोटरसाइकिल बाइक पे चलते हैं, उन लोगों का जो है टेस्टिकुलर पेन, वेरिकोसील, ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा लूज कपड़े पहने तो रिलैक्स रहेगा, तो उसमें आपके ये पेन वगैरह कम हो सकते हैं। बट कैंसर प्रोस्टेट में पहनावे का कोई रोल नहीं होता है। यह है हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज आपको बताया प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कि आखिर किस तरह होता है और किस तरह इससे बचाव किया जा सकता है। हमारे खास मेहमान डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपने हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया और इस गंभीर बीमारी से बचने के उपाय भी बताए।
आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी अगले खास मेहमान के साथ नई बीमारी पर जानकारी देने के लिए। हमारे खास मेहमान डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार।